शुभति नमन स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन किया था। आज हम उसी पाठ पे आधारित आपके लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर लाए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। उत्तर लिखने के लिए आप पहले वाले वीडियो को ध्यान से सुने। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उसी में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्रश्न नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं, इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर लिखेंगे, वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में या इसमें वर्णों की संख्या 52 है, 52। प्रश्न नंबर 3, स्वर किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु बिना रुके मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। अब आप चाहें तो स्वर लिख भी सकते हैं, वो 11 है, जैसे आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ये आप 11 स्वर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे लगाकर। अगला प्रश्न है, स्वरों के कितने भेद हैं, नाम लिखकर परिभाषित। नाम लिखकर परिभाषा लिखें या परिभाषित करें। इसका उत्तर आप लिखेंगे, स्वरों के 3 भेद हैं, नाम लिखेंगे तीनों का। नंबर 1 ह्रस्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तीनों के नाम लिखेंगे पहले, उसके बाद हेडिंग डालेंगे। नंबर 1 ह्रस्व स्वर और इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिखेंगे कि जिन स्वर वर्णों को बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं और ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, रे। ये आपके 4 ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर की परिभाषा लिखेंगे हेडिंग डाल के। तो लिखेंगे, जिन स्वर वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं और उन्हें लिखेंगे आप 7 को, आ, ई, उ, ए, ओ, ये आपके दीर्घ स्वर हो गए 7। उसके बाद आप लिखेंगे प्लुत स्वर, हेडिंग डालेंगे। फिर प्लुत स्वर की डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे और लिखेंगे कि जिन स्वर वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः संस्कृत भाषा में मंत्रोच्चारण या फिर किसी को बुलाने में किया जाता है, जैसे ओम, अरे राजू, इस तरह एग्जाम्पल लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, प्रत्येक का नाम लिखकर परिभाषा लिखें। तो व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ में रुककर मुंह में किसी अंग का स्पर्श करते हुए या रगड़ खाते हुए बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इसके बाद लिखेंगे, व्यंजन के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 यहाँ लिखेंगे
स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। इसकी इन तीनों की डेफिनेशन लिखेंगे विद एग्जांपल। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर किसी भाग का स्पर्श करते हुए या रगड़ खाते हुए बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लिखेंगे का से मां तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अगला लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन। लिखेंगे जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या, रा, ला, वा। अगला है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख में रगड़ खाकर ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं, जो कि हैं आपके शा, सा, सा और हा। ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न है अनुस्वार व अनुनासिक में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखें। अनुस्वार व अनुनासिक में क्या अंतर है, इसकी परिभाषा देखते हैं। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु या हवा नाक से होकर निकलती है। इसके प्रयोग के लिए शिरोरेखा के ऊपर अंकी बिंदु का प्रयोग करते हैं। शिरोरेखा का मतलब इस तरह कोई शब्द लिखना है तो ऊपर, जैसे हमें लिखना गंगा, तो ये हमारा ऊपर बिंदी जाएगी, इसको कहते हैं शिरोरेखा के ऊपर अंकी बिंदु का प्रयोग। जैसे गंगा, मंगल, चंचल आदि शब्द आएंगे। जबकि फिर अनुनासिक का लिखेंगे जबकि लगाकर, जबकि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण करते समय वायु यानी हवा नाक और मुंह दोनों से होकर निकलती है। इसके प्रयोग के लिए यानी अनुनासिक के प्रयोग के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। इस तरह जैसे चांदी, महंगाई, है ना, मूंगफली या फिर चांद, मांग आदि। अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे जो वर्ण दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का प्लस शा बराबर झा। इसी तरह जा प्लस या बराबर या। ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर वर्ण भी कहते हैं। अब अभ्यास कार्य देखते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान है। पहला है हिंदी में छा, त्रा या स्रा को कहा जाता है, तो यहाँ क्या कहेंगे इनको, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्योंकि ये दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं। दूसरा है ड, ढ व्यंजन ध्वनियां हैं, तो आपका होगा उत्तर विशेष व्यंजन ध्वनियां। इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें बोलते समय जो जीभ होती है वो ऊपर लग के आगे की बाहर की तरफ इनको धकेलती है, इसलिए इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। अगला है आ, उ,
है, क्योंकि नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आ रही है, तो यहाँ अनुनासिक स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर हैं, तो यहाँ कितने स्वर हैं? 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और टोटल वर्ण यानी कुल वर्ण है 52। अगला है वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर वर्णों के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अगला है अ, ई, उ, ऋ ह्रस्व स्वर हैं, ये संख्या में 4 होते हैं, बताया था। इन्हें भी कहा जाता है, तो इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। अगला है ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या है, ऊपर अभी मैं बता भी चुकी हूँ 4। ये आपके आ, ई, उ, ऋ ह्रस्व स्वर वर्ण है। अगला एक लिखेंगे चाचा जा, दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या है, तो आपकी कितनी है? 7। मैंने आपको बताए थे कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके कौन से हैं? दीर्घ स्वर वर्ण है। अगला अभ्यास कार्य देखते हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारी सही और गलत। सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। पहला है भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है, तो बच्चों बिल्कुल सही आंसर है हमारा। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है क्योंकि इसको हम बहुत सालों तक समेट कर सहेज कर रख सकते हैं, जबकि मौखिक भाषा को सहेज कर नहीं रखा जाता। दूसरा है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ये भी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वर्ण भाषा की छोटी इकाई है, क्योंकि उसके हम खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। अगला है व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से बिना रुकावट के निकलती है, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि स्वर जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है मुंह में बिना रुके बाहर आती है, लेकिन व्यंजन वर्णों में हवा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए रगड़ खाकर आती है। अगला है वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, गलत। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अगला है य, र, ला, वा ऊष्म व्यंजन है, गलत है ये आंसर, क्योंकि या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है और श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। अंग और आह अयोगवाह ध्वनियां हैं, बिल्कुल सही आंसर है ये हमारा। अगला है विसर्ग के उच्चारण में हा की ध्वनि आती है, ये भी राइट है, क्योंकि आप जिस तरह प्रातः लिखें और इसको जब बोलेंगे तो प्रातः लास्ट में हा की ध्वनि आ रही है, तो आंसर सही है। अगला है स्पर्श व्यंजन संख्या में 30 होते हैं, गलत आंसर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन का से नाटक होते हैं और जिनकी संख्या 25 होती है। अगला है किसी शब्द में प्रयुक्त स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी वर्ण को आ रहित करके या स्वर अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ आगे लिखा है काम, तो इसमें हम क प्लस आ प्लस मा प्लस आ इस तरह और इनके नीचे हलंत लगा देंगे, इसका अर्थ होता है इसमें से स्वर अलग हो चुका है, तो ये आपका कहलाता है वर्ण विच्छेद। स्वर और व्यंजनों को अलग कर देना और व्यंजनों को आरहित कर देना। अगला है खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या 22 है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। खड़ी पाई वाले व्यंजन हमारे 22 हैं। खड़ी पाई का मतलब होता है जिसमें पीछे इस तरह लाइन हो, जैसे ना है आपका ये खड़ी पाई, जैसे ये इसकी जो है ये खड़ी पाई होती है, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही।
अगले फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक इस काम को आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से कर लें। धन्यवाद।